नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 64वीं कड़ी में हम आज आपसे बातचीत करेंगे और ये इस विषय पे हम जैसा कि आपसे पिछले कड़ियों में बताते आ रहे हैं कि हमेशा किसी न किसी एक विशेषज्ञ को और समाज के जाने माने व्यक्ति को हम आपके सामने बुलाते रहते हैं और ताकि वो लोग गांव के बारे में क्या समझते हैं, उनकी क्या सोच है और जो गांव पंचायतें हैं हमारे देश में संविधान की एक व्यवस्था दी गई है, वो ग्राम पंचायत क्या ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही हैं। और वो संवैधानिक जो व्यवस्था है कि हम लोग जो बार बार कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब जो संविधान ने व्यवस्था ग्राम पंचायतों को दी है वो ये है कि वो एक खुद ही हर गांव अपने को एक सरकार की तरह से, जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उसी तरह गांव भी एक तरह से सरकार के जैसा चलती है वैसे गांव भी अपनी सारी व्यवस्था खुद चलाए। तो आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्री रंगनाथ पांडे जी। आप माननीय न्यायमूर्ति रह चुके हैं हाई कोर्ट के, इलाहाबाद के, और लखनऊ में भी बेंच में भी इन्होंने शोभा बढ़ाई है। और जो सबसे बड़ी इनकी विशिष्टता है कि ये न्याय सचिव के पद पर रहते हैं। आप जानते हैं कि सरकार में न्याय सचिव का पद कितना महत्वपूर्ण होता है और न्याय सचिव जो है वही सारे प्रदेश में जो कानून बनाना, कौन सा कानून बनना चाहिए, किसको क्या अधिकार देना चाहिए, किस विभागों को क्या अधिकार मिलना चाहिए। जैसे मैंने इस संदर्भ में कह रहा हूँ कि अगर संविधान में ने व्यवस्था दी है तो पंचायती राज में जो व्यवस्था कानून बनने का है उसमें ये सलाह देते रहते हैं कि ये व्यवस्थाएं इस तरह कानून बनना चाहिए और उसके अनुरूप कानून बनते हैं। और सारे विभागों को भी हमेशा जो भी जीओ आदेश जारी होते हैं बिना न्याय सचिव की राय के नहीं जारी होते। तो ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के से ही इस बारे में चर्चा हम आज करेंगे। और इसके साथ आप जिला जज रहे हैं बहुत जगह और जुडिशरी में न्यायपालिका का हर तरह से देखते आ रहे हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप निरंतर इस 40 साल की नौकरी आपकी रही, 40 साल की रही ना आपकी, 40 साल के लगभग नौकरी रही, इसमें हमेशा एक गांव में जाते रहे, गांव को देखते रहे। अभी भी वो गांव में अपने जाते हैं, गांव देखते हैं, संपर्क उनका बना रहता है। तो मैंने कहा कि मैं इस कार्यक्रम में कोशिश करता हूं कि उन्हीं लोगों को आपके सामने रूबरू कराऊं जो लोग व्यवस्था में, शासन में बड़े बड़े पदों पर आए हैं लेकिन साथ साथ गाँव से भी जुड़े हुए हैं, ताकि वो गाँव की पीड़ा, वहाँ की समस्याएँ, उनकी परिस्थितियों को ठीक से समझ सकें। तो अब आइए हम आदरणीय रंगनाथ मिश्रा से पांडे जी से बात करते हैं और पहले पूछते हैं कि इनसे कि अच्छा पांडे जी आप बताइए कि आपने तो करीब न्याय सचिव के रूप में इस व्यवस्था को बहुत नज़दीक से देखा, जो हम इस संविधान ने ग्राम पंचायतों को एक सेल्फ इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ वो एक इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बनाया है। लेकिन धारा 15 में उन्होंने एक पंचायती राज में कर दिया है कि गांव पंचायतें जो हैं वह राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन काम करेंगे। तो कैसे ये सेल्फ गवर्नमेंट, एक तरफ तो सेल्फ गवर्नमेंट आप कहते हैं गांव होंगे और दूसरे तरफ कह रहे हैं कि राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन काम करेंगे, तो ये कैसा सेल्फ गवर्नमेंट है? जी, ये सेल्फ गवर्नमेंट, ये पहले तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ और सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि यह अवसर मुझे प्रदान किया गया कि आप लोगों के समक्ष मैं अपनी बात रख सकूं, प्रश्नों का जवाब दे सकूं। सर्वप्रथम हम इस बात पर चर्चा करना चाहेंगे कि ग्राम सभा देखें, पूर्व में वेदों से ही, हमारे जो सृष्टिकाल से ही इन सब चीज़ों का जो विकास हुआ, विकास के साथ ही वेदों में अथर्ववेद में भी अथर्ववेद हुआ और आपके जो वेद हैं वो जो हमारे पौरुषेय ग्रंथ कहे जाते हैं जिनसे हमारी सभ्यता की उत्पत्ति होती है, वहाँ भी ये पंचायतों का, ग्राम सभा की चर्चा होती थी। और उसी रूप को धीरे धीरे गांधी जी की कल्पना, देश जब मेरा आज़ाद हुआ, तो आज देखें चर्चा में एक अवसर प्राप्त हुआ है। आज कल्पना आप करिए कि जिस देश की 90% करीब जनसंख्या, 90% 80% जनसंख्या गाँव में रहती है और वह उपेक्षित क्यों है? इतने विकास के बावजूद भी हम इस तरह की व्यवस्था में क्यों जीवित हैं? उसके लिए जो हम समझ पा रहे हैं, मैं अपने पूरे जीवन का अनुभव याद, मैं प्रमुख सचिव न्याय विधायी के रूप में भी मैंने काम किया है, तो ये देखा कि पावर पर कब्जा करने की जो धारणा है वो जब तक कम नहीं होगी तब तक गाँव का समुचित विकास होना संभव नहीं है।
जैसे कि आप देख लें कि पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जो पावर जो है ये आपको भ्रष्ट बनाता है, जितना ही ज़्यादा पावर होगा उतना ही आप उस तरफ बढ़ेंगे। इसलिए पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। गांव सभा, गांव में गांव की पंचायतों को आप इंडिपेंडेंट करिए, क्योंकि देखिए किसी संस्था को या जनतंत्र को, प्रजातंत्र को तभी आप उत्कर्ष पर ले जा सकते हैं जब गांव जमीन से जुड़ा व्यक्ति, गांव जो देख रहा, गांव गरीब मजदूर किसान की बात तो हम करते हैं लेकिन उसके अधिकारों को हम वो नहीं देखते हैं, उसके अधिकार, उसको इंडिपेंडेंट देखें। किसी संस्था को मजबूत करने के लिए ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस, पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता से मेरा तात्पर्य कि गांव के मुखिया, गांव में आप, गांव को सरकार चुनने का अधिकार तो आपने दे दिया लेकिन उसे वित्तीय अधिकार प्रदान नहीं किए। जैसे कल्पना करिए कि कोई विपत्ति आ जाती है तो भी आप उसमें आसरा लगाए रहते हैं कि जब तक सरकार हमें कुछ इस पे निर्देश नहीं देगी, कोई राजाज्ञा जारी नहीं करेगी, कोई जियो जारी नहीं करेगी, शासनादेश जारी नहीं करेगी, तब तक हम उसके अनुरूप कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं प्रमुख सचिव न्याय के रूप में आपको बताएं, शासनादेश जारी करने के पीछे भी तमाम मंशाएं होती हैं, उन मंशा को स्पष्ट करना उचित नहीं होगा, लेकिन यह आवश्यक है कि देखिए जब तक आप ट्रांसपेरेंट व्यवस्था, गांव के आदमी को आप स्वतंत्र नहीं करेंगे, गांव में एक सचिवालय आप स्थापित नहीं करेंगे, कौन कौन सा आदमी क्या काम करेगा, आपने चुन तो लिया लेकिन उसको अधिकार नहीं, एक व्यक्ति को, प्रधान को अधिकार दे दिया लेकिन मेंबर्स को अधिकार नहीं दिया। इसलिए कुछ वित्तीय अधिकार और उनको समुन्नत करने के लिए उन्हें आपको स्वतंत्र छोड़ना पड़ेगा, जिससे वो अपनी बातें गांव के लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकें और प्रस्तुत करने के कारण बता सकें और उसको पारदर्शी तरीके से कर सकें, क्योंकि गांव का व्यक्ति ज्यादा पारदर्शी तरीके जैसा कि आपने बिल्कुल सही बात उठाई कि एक गांव को, लोगों को अगर विपत्ति पड़ जाए तो अपनी विपत्ति के लिए उनके पास कोई अधिकार नहीं है, जबकि वो व्यवस्था है, एक वो संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक संस्था है कि वो उस विपत्ति से कैसे लड़ा जाए, कैसे पैसा लगाया जाए, किसको नियुक्त किया जाए और उस विपत्ति को कैसे दूर किया जाए, उसके लिए वो कोशिश करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी मेरे सामने एक उदाहरण आया है कि एक गांव में शराब की दुकान, गांव वाले आपत्ति किए कि मेरे गांव में शराब की दुकान नहीं खुलना चाहिए। अब बताइए ये कौन सी गांव सरकार है या कौन सी ग्राम पंचायत है जिसको कि अपने गांव में लोग शराब की दुकान खुलवा रहे हैं और शराब की दुकान, शराब से नुकसान है आप जान ही रहे, गाँव वाले नहीं चाहते हैं कि हमारे गाँव में शराबी लोग बने, वो कहते हैं कि साहब शराब की दुकान हटाई जाए। तो वो जो है वो शराब की दुकान हटाने के लिए वो जिला मजिस्ट्रेट से पास जाए, जिला मजिस्ट्रेट को, शासन को लिखें, तब वो सरकार हो जाएगा, अच्छा हटेगा। तो अब गांव पंचायत कौन सी ये गांधी जी का सपना साकार हो रहा है कि शराब की दुकान हम अपने गांव से नहीं हटा पाते। उसी तरह से इसी कोरोना वाले काल में, ये कोरोना वाला काल में हुआ कि सभी लोग अपने अपने कोरोना की सुरक्षा के लिए अपनी प्राइवेट व्यवस्था करने लगे। पता लगा गाँव में कोई ऐसा जो व्यवस्था ही नहीं, अभी शासनादेश ही नहीं जारी किया गया है कि गांव के लोग कोरोना से, गांव पंचायतें किस तरह से कोरोना के मामले में कौन से पैसा लाए, कैसे लोगों को जगह जगह उनके लिए सैनिटाइजर और ये वो नहीं करता। बाद में कोरोना के जब शुरुआत हो गई उसके 10 दिन बाद शासनादेश जारी हुआ तो तब गाँव वाले, कुछ गाँव पंचायतों को फंड मिला, फंड से थोड़ा बहुत किया, क्या किए होंगे आप समझ ही सकते हैं किस तरह विभागों में कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट देगा पैसा, पंचायती विभाग देगा, कई दिन यही बहस होता रहा किसका शासनादेश रेवेन्यू विभाग से जारी होगा कि क्या होगा। ये क्या है, मतलब आखिर में जब संवैधानिक व्यवस्था जब गांव को मिल गई है तो ये लोग क्यों नहीं उसको व्यवस्था को दे रहे हैं, आखिर में क्या लालच है इन लोगों को, नेताओं को या अधिकारियों को। जी, इस पर मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया कि ये पावर की जो हवस है कि हम पावर को पोलराइज किए रहे और पावर पोलराइज करने के लिए पैसे की व्यवस्था। देखिए जब तक आप इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, गांव को जब तक आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं करेंगे कि वो जो उनके हिस्से का पैसा है उसको खर्च करने की उनकी स्वतंत्रता हो। जैसे आपने चर्चा किया कोरोना काल या कोई विपत्ति काल ऐसी आती है तो उस 10 दिन के कार्यकाल, शासनादेश की अवधि में तो दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो इसलिए मेरा मत यह है,
सरकार को भी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट कर दे, ये पावर उनको दे दे कि वो जो इस तरह की विपत्तियां, अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वो स्वतंत्र हैं उसको मीट आउट करने के लिए। और उसका ठीक है, आप बाद में ऑडिट करिए, जो भी करना चाहते हैं आप करते रहिए, सुपरवाइज करते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए, लेकिन उनको स्वतंत्र करिए। जैसे आप देखिए स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर्ड है कुछ खर्चे करने के लिए, उसी तरह से अब मैं एक निवेदन और यहीं इसी स्तर पर करना चाहता हूं कि देखिए फंड की बात जो आती है, पैसे की बात जो आती है, पैसे में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का जो व्यवस्था है, जैसे जब मैं शासन में था तो वहां देखा कि कुछ संस्थाएं ऐसी हैं, जैसे न्यायपालिका से जुड़े हम लोग हैं, तो 60% सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है, 40% स्टेट गवर्नमेंट खर्च करती है। जैसे इस कोई व्यवस्था जिस पे राज्य सरकार का भी काम करने का अधिकार है और केंद्र सरकार का भी हिस्सा है, तो उस पे इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो उस 40% जो स्टेट को खर्च करना है वो इंडिपेंडेंट है, उसमें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। वैसे ही गांव सरकार को भी आप इंडिपेंडेंट, एक उनका हिस्सा जो है वो खर्च करने के लिए आप एम्पावर्ड कर दें, जिससे अगर कोई मुसीबत, कोई विपत्ति या कोई भी समस्या आती है तो उस समस्या को वो दूर कर सकें। देखिए, हम तो इसको दूसरे ढंग से कहते हैं। जैसे संविधान में व्यवस्था बनाई गई कि हर गांव फाइनेंस कमीशन बना देगा। अब स्थिति ये है, आज की जो स्थिति ये है कि फाइनेंस कमीशन, प्रदेश का एक फाइनेंस कमीशन है, वो तय कर देता है कि जो पैसा आया राज्य के खाते में, कोष में, उसमें से इतना पैसा राज्य को जाएगा, इतना पैसा ग्राम पंचायतों को जाएगा। ग्राम पंचायतों में उन्होंने जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत को भी जोड़ा है, हम यहाँ चर्चा की ओर कर रहे हैं ग्राम पंचायतों को। तो जो पैसा उन्होंने, ये अभी जो व्यवस्था चल रही है इस समय फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया है, आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे कि वो फाइनेंस कमीशन ने ये कहा है कि 100 अगर पैसा आता है में जितना आता है, तो फाइनेंस कमीशन अलॉट कर दिया कि इतना, काफ़ी पैसा अलॉट किया, कम नहीं है। उन्होंने करीब करोड़, कई सौ करोड़, 1000 करोड़ पैसा ग्राम पंचायतों के लिए दिया है। उसमें कह दिया कि 15% तो जाएगा जिला पंचायत को, 15% जाएगा क्षेत्र पंचायत को, 70% गांव पंचायतों के लिए उन्होंने एलोकेट कर दिया। तो ये जो है आप कह रहे हैं पैसे की दिक्कत नहीं है। अब ये 70% जो पैसा, मेरा कहना है कि वो 70% जो गांव पंचायतों को है, हर ग्राम पंचायत को अपने हिस्से के हिसाब से सीधे आप ग्राम पंचायत भेज देते। उनको आपने 29 विभाग दे रखा है कि भाई ये 29 विभाग आपके काम है, जिसमें सफाई है, उनका स्वास्थ्य है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, तमाम 29 विभाग है, मनोरंजन है, लाइब्रेरी है, ये है, वो है। वो विभागों में वो लोग 29 विभाग में जितना पैसा, मान लीजिए 1 करोड़ आ गया उनके गांव में, तो आता ही है। आजकल लगभग 1 करोड़ रुपया जा रहे हैं गाँव में। तो अब 1 करोड़ रुपया तो 29 विभाग है, एक एक विभाग को 5-5 लाख, 10 लाख, 4-4 लाख रुपया दे के कहते कि ये विभाग में इतना खर्च हो गया, अपना वो काम अच्छे ढंग से वो चलाते। अब हर पैसे के लिए आप शासनादेश जारी करेंगे, और आप जानते हैं कि पैसा आ जाएगा, शासनादेश साल भर बाद जारी होगा, 5 साल का वक्त होता है, दौड़ते धूपते रह जाते हैं। और शासनादेश से पैसा निकलवाना, जब दूसरे से पैसा निकलवाना हो, तो आप जानते हैं इस शासन व्यवस्था में बिना दूसरे से अगर पैसा लेना है आपको, तो बिना कमीशन दिए हुए दूसरा पैसा देता नहीं। तो इतनी मुश्किल समस्या को कैसे गांव वाले क्या करें? उसमें आप देखें, ये तो गांव सरकार को आपको इंटरेस्ट करना होगा, ये पैसा गांव सरकार को देना होगा कि गांव सरकार उसको कैसे खर्च करे। उस पर इनके इंटरफेरेंस नहीं होने चाहिए, शासनादेश की जरूरत नहीं है, आप उनको ऑथराइज कर दीजिए। देखिए संविधान में है कि में वर्ड यूज किया गया है कि राज्य सरकार ऐसा करेगी। राज्य सरकार को ये चाहिए कि वहाँ वो सेल करे कि नहीं, ये गांव सरकार इसका हिस्सा है, गांव सरकार का डिस्कशन है, और गांव सरकार पर वो ऑब्जर्वेशन तो करें, लेकिन स्वतंत्रता उनको दे दें कि आज ये सिंचाई के लिए ज़रूरत है, आज मेडिकल के लिए ज़रूरत है, आज शिक्षा के लिए ज़रूरत है। जैसे जो 29 विभाग आपने उनको अलॉट किए हैं, तो 29 विभाग की जैसी आवश्यकता है वैसा पैसा खर्च करने के लिए भी आप उनको ऑथराइज करें। वो पैसा खर्च करने के लिए शासनादेश की जरूरत नहीं है। जब तक शासनादेश या इस तरह का आप कब्जा बनाए रखेंगे या इस तरह का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखेंगे, तो जो गांव की मंशा है, जो आम प्रजातंत्र की मंशा है, वो प्रजातंत्र की मंशा प्रभावित होती रहेगी, और जो विकास है वो विकास समुचित विकास नहीं होगा।
जैसा कि चर्चा हो रही थी कि विकास तो हो रहा है, लेकिन जिस तरह का विकास होना चाहिए उस तरह का विकास नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा है। उसके पीछे कारण यही है कि आप पावर को छोड़ना नहीं चाहते, आप सब कुछ पैसे पर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। पैसे पर जब तक आप अपना कंट्रोल बनाए रखेंगे तब तक ऐसी व्यवस्था हो पाना संभव नहीं है। इसके लिए मैं गांव के लोगों से या जनमानस से निवेदन करना चाहूँगा कि वो इस तरह का कुछ अनुरोध या निवेदन या जो भी कर सकते हैं, ये इन शर्तों को सरकार के सामने रखें। और मैं तो यहाँ तक निवेदन करना चाहता हूँ कि चुनाव के समय भी जो सरकार या जो पार्टी इस तरह का आश्वासन दे कि गांव सरकार को हम इस तरह से मजबूत करेंगे, गांव के हर आदमी को हम अधिकृत करेंगे कि उसकी समस्याएं कैसी हैं, उनका निराकरण गांव सरकार द्वारा किया जाए, उसी की तरफ उनको अपना ध्यान देना चाहिए। और उनको भी मत के संबंध में मैं नहीं कह सकता कि नहीं, देखिए इसमें तो अच्छी बात आपने उठाई। किसी पार्टी ने तो गांव, हम लोगों ने बड़ी कोशिश की कि बड़ी बड़ी पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सपा हो, कांग्रेस हो या और भी पार्टियां हैं, कि भाई उठावें। किसी ने यह अपने एजेंडे में गांव सरकार और गांव पंचायत का मुद्दा नहीं बनाया। देखिए एक जहां आपने ये कहा कि 90% जहां लोग रहते हैं, नैतिक पार्टी तो बनाई है कि भाई गांव सरकार बनाएंगे तो गांव सरकार हम लोग बनाएंगे, लेकिन अब हम लोगों की तो उतनी अपनी ताकत नहीं है। ये बड़ी पार्टियां, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बड़ी पार्टियां जो है, इसको जितना बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है वो इसको क्यों नहीं अपना मुद्दा बनाती है। अब वो अब जहां तक मैं समझा, मैंने तो सरकार में भी देखा है, पैसा बंटने की क्या स्थिति या पैसा रिलीज करने की व्यवस्था करते हैं, तो उस पैसा रिलीज होने में इतने स्टेजेस होते हैं और उन स्टेजेस को पार करने में कितनी कठिनाई होती है, क्या क्या करना पड़ता है, वो उस डिपार्टमेंट से, उस व्यक्ति से या जो एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी है, जो काम करने वाली एजेंसी है, वो बेहतर बता सकती है कि उसको कितनी पीड़ा और कितना कष्ट होता है। अब एक बात और, आप चूंकि न्यायाधीश रहे हैं, हाईकोर्ट में भी माननीय न्यायाधीश रहे हैं, ये बताइए गांव में आखिर में पहले न्याय पंचायतें होती थी और छोटे छोटे मामले जो गांव पंचायतों में न्याय पंचायत में जाते थे, लोग अपना फैसला करते थे। बाद में लोगों ने अब सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा कर दिया कि साहब ये न्याय पंचायतें जो है जुडिशरी के नहीं है, जुडिशरी में जहाँ निर्णय होता है उसमें जज बैठना चाहिए जो जुडिशियल बैकग्राउंड का हो। ये गांव के लोग जुडिशियल बैकग्राउंड के नहीं हैं और ये मामला रुक गया। दूसरी बात, एक आदिकाल से जो एक हमारे यहाँ न्याय की सिस्टम गांव में था, उसको हमारे यहाँ अब उसको ख़त्म कर दिया गया। वो आदिकाल से जो पंचायत में बैठ के लोग, आप सभी जानते हैं कि वेदों में कि 5 पंच मिलके और बड़े बड़े फैसले से तय करते हैं। आज स्थिति ये है कि गांव में मामूली सा विवाद, अगर मेड़ का विवाद हो तो एसडीएम से आपके यहाँ दौड़े। मेड़ का विवाद हो, मान लें किसी लड़की ने किसी को बहका के फुसला लिया, और होता ही है गांव में, जहाँ समाज में रहता है, या किसी को 2 झापड़ मार दिया। अब ये सारे मुकदमे पुलिस थाना और कचहरी और अपील, और ये एक तो उनको खाने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं, मतलब न्याय व्यवस्था गांव में अपनी, मेरा संक्षिप्त में कहने का मतलब है कि गांव की अपनी कोई न्याय व्यवस्था नहीं है। तो बताइए, जिस लोकतंत्र में हर गांव में कम से 4000-5000 लोग रहते हैं, और कम से कम मान लें 1000-2000 तो रहते ही हैं, न्याय पंचायतें ही, गांव पंचायतें ही 2000 में बन रही हैं, तो 2000 लोग जहां रह रहे हैं उनका अपना कोई न्याय व्यवस्था नहीं है, कोई विवाद को सुलझाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ठीक है, ये तो अधिकारी और ये लोग ऐसा कर रहे हैं, मान लीजिए नेता ऐसा कर रहे हैं, हमारे न्याय की जो में बैठे हैं बड़े, यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, वो लोग क्यों नहीं इसके प्रति संवेदनशील हो रहे हैं कि गांव के जो पंचायतें हैं या गांव के जो न्याय पंचायतें जैसी व्यवस्था थी वैसा ही फिर लागू किया जाए। ये बड़ा सुसंगत सवाल आपने किया। इस संदर्भ में मैंने बल्कि एक चर्चा भी की थी। मेरा जहाँ तक मत है, आप देखें कि जैसे सरकार अपने पावर को कम नहीं करना चाहती, वैसे आज जो हमारी न्याय व्यवस्था की सुप्रीम अथॉरिटी है वो भी अपने पावर को कम नहीं करना चाहती। आप फॉर एग्जांपल, आपको हम चर्चा करना चाहेंगे कि ग्राम न्यायालयों की व्यवस्था की गई, लेकिन वो ग्राम न्यायालयों की व्यवस्था भी, उसकी नियुक्ति भी वही उसी तरह से होगी जिस तरह से और न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होती है, और उनका कंट्रोल भी हाई कोर्ट के अधीन रहेगा। तो यहाँ चर्चा देखिए गांव के उत्थान की हो रही है,
प्रजातंत्र की चर्चा हो रही, तो प्रजातंत्र में गांव सरकार की जो आपने चर्चा की, गांव सरकार को भी अधिकृत कर दिया जाना चाहिए कि वो अपनी एक न्याय व्यवस्था अपने लेवल पर की छोटे छोटे जो विषय हैं, उनके छोटे छोटे मामले हैं, जैसे मेड़ के झगड़े हैं, छोटी मोटी मारपीट के झगड़े हैं, या कुछ और पारिवारिक विवाद के झगड़े हैं, उनको अपने पंचों के माध्यम से उसको सुलझाने के लिए अधिकृत किया जाए उनको, और उसको एक कानूनी रूप दिया जाए। अगर वहाँ से वो नहीं हो पाते हैं तो जिस तरह की और व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्था आगे फिर वो डिस्ट्रिक्ट जज या और कहीं भी जाके उसकी अपील कर सकते हैं। तब तो गांव सरकार की ये सपना साकार होगा और गांव का उत्थान होगा, मानव का उत्थान होगा। मेरा तो ये कहना है कि हिंदुस्तान में या भारतवर्ष में तभी उत्थान संभव है जब गांव का उत्थान होगा और गांव के गरीब जनमानस का उत्थान होगा। नहीं, इसी में एक सवाल उठता है कि क्या मतलब ये क्या जरूरी है कि जो LLB पढ़ लिया हो, कानून पढ़ लिया हो, वही न्याय कर सकता है? देखिए, आदिकाल तक क्या जब LLB नहीं पढ़े होते थे लोग या कानून की पढ़ाई नहीं की होती थे तो न्याय नहीं हो सकता। या जैसे हम उदाहरण दे रहे हैं, परिवार में जिन परिवारों में लोग पढ़े लिखे हैं वो नहीं पढ़े लिखे हैं, क्या वो अपने भाई के साथ, अपने बहू के साथ, अपने माँ बाप के साथ जो व्यवहार करते हैं वो न्यायोचित व्यवहार नहीं करते? आखिर में वो करते हैं। वो अनपढ़ लोग भी तो, अनपढ़ लोग जानते हैं नैतिकता होती है सबकी, नैतिकता के आधार पर ये फैसले होते थे। पहले गांव में जो 5 पंच अगर बैठ के फैसला करते थे तो उनका इतना नैतिक बल रहता था, नैतिकता को तो समझते थे वो। ठीक है, आप एक कानून को नहीं समझ रहे, लेकिन नैतिकता को समझते थे। तो ये नैतिकता के आधार पर ये जो दिक्कतें आ रही हैं कि जो न्यायपालिका ये समझती है कि जो कानून जानेंगे वही न्याय कर सकते हैं। उनको ये अवधारणा क्यों नहीं बन रही है कि जो नैतिक लोग हैं वो कानून नहीं भी जानेंगे फिर भी वो न्याय कर सकते हैं। और गांव के लोग बहुत सारे नैतिक लोग हैं, वो लोग को अगर आप महत्व जिम्मेदारी देंगे तो न्याय करेंगे। तो ये इस अवधारणा में क्यों नहीं चल रहा है कि हमें नैतिक लोग चाहिए, हमें कानून जानने वाले गांव स्तर पर नहीं चाहिए। वो गांव सीख लेंगे, नहीं सीख लेंगे तो आप जब वो मान लीजिए पंचायत बैठी, उनकी गाँव के लोगों की पंचायत बैठी न्याय करने के लिए, आप अगर वो कोई दिक्कत हो तो आप किसी विशेषज्ञ को, न्याय के रिटायर्ड जज को या कि रिटायर्ड मुंसिफ को या किसी भी जो विशेषज्ञ हैं कानून जानने वाले रिटायर्ड प्रोफेसर को आप कहिए कि भाई आप अपना जब बैठाइएगा तो इनको आप बुला के वहाँ अपने सलाह लेने के लिए कर लीजिएगा। जैसे अंग्रेजी ज़माने में जज बैठते थे उसके साथ जूरी बैठते थे। अब ये है कि वो जूरी बैठे और जज लोग वहाँ सलाह के लिए पहुँचे। लेकिन ये ग्राम पंचायत आपने गाँव पंचायत गाँव न्यायालय बना दिया, अब ये भी तहसीलों में बैठ रही है, वहाँ भी वही जैसे अदालतें काम करती हैं वो भी उसी तरह काम करें। गांव वाले कहाँ इसमें इन्वॉल्व है? तो इसमें क्या दिक्कत है? सर, आप तो जज रहे हैं, मेरा इस संदर्भ में निवेदन ये है कि LLB पास करना आवश्यक नहीं है। आपको न्याय करने के लिए LLB पास होने की जरूरत नहीं है। न्याय तो दिखना चाहिए, जैसे आप कहते हैं। तो एक सामान्य आदमी भी जो अगर उसको विवेक है तो वो देखेगा क्या सही क्या गलत है। तो जो सही है उसकी तरफ उसको आकर्षित होना चाहिए और उसकी तरफ जोर देना चाहिए। यहाँ क्या व्यवस्था है, जैसे आप देख लें, बिफोर इंडिपेंडेंस पहले ICS अफसर भी हुआ करते थे, हाई कोर्ट जज होते थे, डिस्ट्रिक्ट जज होते थे और कुछ हुआ करते थे। तो ये जरूरी नहीं है कि लॉ ग्रेजुएट्स हो तभी वो न्याय कर पाएगा। इसके लिए आपको इम्पार्शियल हो। न्याय के लिए पहले देखें, जैसे राजा न्याय किया करता था, तो राजा न्याय किस लिए करता था कि उसके लिए था कि राजा जो है वो क्या देखता था। एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, अगर आप कहें तो। हाँ, बहुत अच्छा लगा, तो बड़ी अच्छी बात है कि व्यवहारान नृपः पश्येत् विद्वद्भिः ब्राह्मणैः सह सर्व कार्यानुसारेण क्रोधा लोभ विवर्जिता श्रुताध्ययन संपन्न धर्मज्ञ सत्यवादिनः राज्ञः सभा सदा कार्यो रिपो मित्रेच जे समा। इसका बता रहा हूँ कि न्याय करने में राजा जो है अपने शत्रु और मित्र में अंतर नहीं रखता था, और जो उसके जानकार लोगों से अगर उसको संदेह होता था तो जो जानकार लोग रहते थे उनसे वो बातचीत कर लेते थे। तो व्यवहारान माने न्याय के लिए, व्यवहारान नृपः पश्येत् विद्वद्भिः ब्राह्मणे, पढ़े लिखे लोग जो जानकार लोग थे, और सर्व कार्यानुसारेण क्रोधा लोभ, वो अक्रोध और लोभ से वो मुक्त होता था। न्याय के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो हम समझ पाते हैं कि क्रोध और लोभ नहीं होना चाहिए, और शत्रु और मित्र में आप कोई भेद न रखें, तब आप न्याय कर पाएंगे। इसके लिए न्याय पर ग्रेजुएट होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं समझता हूं कि अगर ये 4 चीजें आप में न्याय करते समय क्रोध और लोभ से अगर आप मुक्त हैं
और शत्रु और मित्र का भेद नहीं करते हैं, तो आप सबसे सुंदर और सबसे सटीक न्याय करेंगे और ये गांव सरकार बड़े सुचारू ढंग से कर सकती है। उसको आप ये अधिकार प्रदान कर दें, मेरा अपना मत है। देखिए, हजारों उत्तर प्रदेश में ही हजारों न्यायाधीश हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब ये जो गांव को अगर हम गांव में अपनी पंच परंपरा वही जो पंच परमेश्वर वाली अगर स्थिति को हम तैयार करें, मान लीजिए ये मैं एक प्रश्न आपके सामने रख रहा है कि गांव के पंच परमेश्वर तैयार हो, वही जैसे गांव में प्रधान चुने जाते हैं वैसे पंच परमेश्वर चुने। पहले जो व्यवस्था थी उसमें पंच परमेश्वर गांव नहीं चुनता था। उसी समय पहले तो बड़ी अच्छी व्यवस्था थी कि पंच परमेश्वर ये होता था कि जब कोई विवाद हुआ तो गांव के लोग बुला दिए जाते थे कि भाई पूरा गांव की सभा बैठेगी। जैसे आज भी एक गांव सभा, पूरे गांव के लोग जुट जाते थे, कह देते थे कि वादी प्रतिवादी अपना पंच चुन ले। जो वादी भी अपना पंच चुनता था और प्रतिवादी भी चुन लेते थे एक आदमी को कि आगे पक्ष की ही बात करेंगे, आगे पक्ष की बात करेंगे वो। लेकिन जैसे ही वो चुनते जाते थे, दोनों भले दोनों पार्टी के चुने जाते थे वो, लेकिन वो जैसे ही बैठते थे वो फिर वो न्याय के बिल्कुल न्यायाधीश बन जाते थे और 2-3 आदमी और गांव के लोग बाकी लोग चुन लिए जाते, 5 लोग बन जाते थे। ये कितनी सरल व्यवस्था थी कि जब भी कोई विवाद हो पूरा गांव बुलाया जाए, 5 लोग वहीं चुन लिए जाए कि भाई ये हमारे पंच। अब उसमें हमारे जो माननीय तमाम न्यायाधीश हैं उनको अतिथि के रूप में वो लोग बुला के अगर गाँव वाले कि साहब हमारे आसपास अगर मिल जाए, मान लीजिए गांव में बहुत से गांव के लोग हैं, जैसे आप ही को जैसे मान लीजिए बुलाया, आप तो हाईकोर्ट जज, गांव वाले चाहेंगे कि माननीय न्यायमूर्ति जी अगर आके हम लोग यहाँ उनको सम्मान के साथ आपको कुर्सी दे देंगे, आप केवल सुने वहाँ कि ये लोग कैसे कर रहे हैं कि कहीं न्याय कर रहे हैं। अगर थोड़ी बहुत उनकी गड़बड़ी हुई तो आप उनको सलाह देंगे कि भाई देखो ये गलत हो रही है, हम निर्णय तुम्हारे निर्णय पर हम नहीं अपना निर्णय थोप रहे हैं, लेकिन तुमको सलाह दे रहे हैं कि आप लोग ऐसे करते, एक सलाह। तो आपको भी कितना आत्म प्रसन्नता होती है कि अपने गांव को हम न्याय देने की एक परंपरा में ढाल रहे हैं और गांव में तुरंत फैसले हो जा रहे हैं। उस फैसले पर आप पूरे गांव वालों ने मुहर लगा दी तो अब कोई सवाल ही नहीं है कि हाई कोर्ट के ऊपर के लोग उसको हस्तक्षेप करेंगे। और जहां आप जैसे माननीय न्यायमूर्ति का सलाह पर फैसला हो रहा है तो कौन उसको हस्तक्षेप करे? क्यों नहीं ऐसे हम विकसित कर सकते हैं ये व्यवस्था? नहीं कर सकते हैं सर, इसमें क्या कोई दिक्कत आ सकती है? कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इच्छा शक्ति की दिक्कत है। अगर हम ऐसी इच्छा शक्ति रखते हैं, अपने को हमें असर्ट करना पड़ेगा, हमको दिखाना पड़ेगा, हमको गांव के लोगों के या उस समाज को हमें विश्वास में लेना पड़ेगा, उस समाज को आश्वस्त करना पड़ेगा कि हम इस तरह से कर रहे हैं, हम ट्रांसपेरेंट। जैसे मैंने आपसे शुरू में ही निवेदन किया कि किसी भी संस्था को या किसी व्यवस्था को ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये तभी मजबूती आएगी, तभी लोगों को विश्वास होगा। जब हम गांव का जो गांव सरकार की चर्चा हो रही है, गांव सरकार की कल्पना जो नैतिक पार्टी कर रही है, तो नैतिक पार्टी से भी मैं निवेदन करूंगा कि ये इस बात को और ये तरीके से इसको प्रकट करें जिससे कि और जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो सरकार के झंडा बरदार हैं या सरकार को चला रहे हैं, उनको भी चाहिए कि इस तरह की चीज़ें अपने अंदर समाहित करें तथा इसको भी प्रचारित करें तथा इसमें भी अमल रखें। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने चर्चा किया, आज आप देखें बड़े बड़े उसका रूप बदल जा रहा है। आज बड़े बड़े डिस्प्यूट में आप देखें, आप तो एक सीनियर एडवोकेट भी हैं, जज भी हैं, तो आपने तो सारी संस्थाओं को, सारी व्यवस्था को बहुत नज़दीक से देखा है। आपने तो गवर्नर के साथ काम किया, महामहिम गवर्नर साहब के साथ भी काम किया है। तो वहाँ देखें इच्छा शक्ति की स्थिति है। आज आर्बिट्रेशन क्या है? आज आप देखें हर डिस्प्यूट में आर्बिट्रेशन जो माध्यस्थम की एक थर्ड आदमी की हर पार्टी एक आदमी चुन लेती है और दोनों चुन के एक तीसरे कर देते। ये हमारे गांव की व्यवस्था थी, यही गांव की व्यवस्था थी, और उसको आपने आर्बिट्रेशन में लाया है, उसको आज आप आर्बिट्रेशन में ले आ रहे हैं। तो गांव में क्यों नहीं कर रहे हैं आपको गांव में देखिए बेसिक, जब तक आपका मूल विकसित नहीं होगा, मूल आपका स्वतंत्र नहीं होगा, मूल मजबूत, तो हमें गांव को मजबूत करना है। और विकास हो रहा है, हम नहीं कह रहे विकास नहीं हो रहा, लेकिन जिस तरह से विकास होना चाहिए, जितनी तेजी से होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। बेरोजगारी की समस्या गांव से पलायन क्यों हो रहा है? बेरोजगारी की समस्या आपने बना रखी है। गांव सरकार को मजबूत करेंगे तो बेरोजगारी अपने आप कम हो जाएगी। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है, आप ही ने उठा दिया, आपको मैं तो उठाने वाला था। ये बताइए, आज जब सारा काम गाँव का, जैसे हर चीज गाँव का बाहर से होगा, तो गांव के लोगों की तो अपनी कोई क्रियाशीलता रहेगी नहीं, उनके पास अपना कुछ करने को रहेगा नहीं, सब ऊपर से आप बताएंगे। तो जैसे इन्होंने ये कौन सा ऐसा काम है
जो गांव वाले, मान लीजिए कि गांव के लोग खुद निर्णय लें और खुद अपने आदमी रखें, जब उनको किसी ने अपने आदमी रखने का अधिकार नहीं है, अपने ढंग से योजना बनाने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ वो जानते हैं उनके आपको परवाह नहीं है कि जो हुनर उनके अंदर है उसके हुनर के अनुरूप वो आपको इनसे काम ले नहीं रहे हैं, बल्कि ऊपर के बाहरी काम उनसे करवाते हैं, तो कैसे रोजगार विकसित होगा? तो वो बेचारे सोचते हैं कि भाई हमको तो यहाँ ये हालत ये कि मैं बचपन क्या बता रहा हूँ, थोड़ा सा बचपन आपसे भी पूछूंगा। हम लोग बचपन में थे तो कोई ऐसा गांव में जाइए तो कोई आदमी खाली दिखता ही नहीं, कुछ न कुछ, कोई चारपाई बिल रहा है तो कोई लकड़ी काट रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, कोई खाली नहीं था। दिन भर लोग काम करते थे, सुबह उठते थे और शाम तक अपना। आज जाके देखिए गांव में 75% लोग बैठे रहते हैं, खास करके जो नौजवान पीढ़ी है वो तो बैठ के अपना मोबाइल देखती रहती है, फेसबुक देखती रहती है और यूट्यूब देख रही है, बस यही काम। तो इस तरह के आप जब गाँव को निष्क्रिय कर देंगे तो उनके अंदर बुराई आएंगी, वो शराब पियेंगे, गलत काम करेंगे। और सबसे आसान अब चुनाव आ रहा है, 3 महीना उनको नेताओं के पीछे 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 नेतागिरी करेंगे, अखबार पढ़ के ये पार्टी आ रही है, ये जाति को, वो जाति वाला उसको वोट दे रहा है, वो जाति, दिन रात ही बात करते हैं, ये जाति वाला को वोट ये इनको जाएगा, ब्राह्मण उनको देंगे, यादव उनको देंगे, मुसलमान उनके साथ जा रहा। ये इतनी विकृति आ गई है। और अगर कोई शराब का पाउच दे देगा तो उसके पाउच ले लेंगे, 2-4 शराब के पाउच के लिए, कहीं खाने के लिए, कहीं रुपए के लिए। इतना गांव को जो विकृति आई है इसके लिए जिम्मेदार 70 साल हो गया। तो इस विकृतियां जो आ रही हैं वो बढ़ती जाएंगी। कैसे इस राजनीतिक ये जो लोग हैं इनके चंगुल से गांव को निकालना मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल है। इस पर कोई आपका अपना मौलिक, आप तो गांव गए तो गांव को उदाहरण देख के तरह बताइए कि कैसे इसको निकल सकता है चंगुल से। ये देखें, जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग हैं वो पूरा प्रयास करेंगे कि आप इस चंगुल से न निकलें, क्योंकि आज आप देखें कि काम न करके फ्री की जो व्यवस्थाएं हैं, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, सबका अधिकार है। देखें, आज संविधान यही कहता है कि हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग तो एक गरीब मजदूर बेरोजगार की वो भी संविधान से जुड़ा हुआ है, और एक जो टॉप पर बैठा हुआ है अडानी अंबानी या प्रधानमंत्री जी या माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय गवर्नर, जो भी इससे जुड़े लोग हैं, सब उसी हम भारत के लोग। संविधान की जो मूल भावना है, जो शुरुआत यही होती है कि हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग में हम लोग सभी समाहित हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी होती है, और जिम्मेदारी क्या है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ए ग्रेटेस्ट नंबर। एक देखिए सीधा सा अपना प्रिंसिपल है कि जिससे ज़्यादा लोग सुखी हों, प्रसन्न हों, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग गांव में रह रहे हैं, तो गांव के व्यक्ति को आप प्रसन्न करेंगे। गांव का व्यक्ति ये बता सकता है कि रोजगार किस तरह का हो। जैसे आपने प्राइमरी स्कूल के अध्यापक को देखा, आपने सफाई कर्मचारी देखा, या इस तरह के लोग हैं, तो प्राइमरी स्कूल के अध्यापक को, एक अध्यापक को आप एक अच्छी खासी हैंडसम सैलरी दे रहे हैं, फिर भी वहाँ लोग अपने बच्चों का दाखिला प्राइमरी स्कूल में न करा के प्राइवेट स्कूल में कराते हैं, जहाँ 10,000 15,000 रुपये तनख्वाह टीचर्स को दी जाती है, और पढ़े उसी योग्यता के लोग वो हैं। तो ये गांव सरकार को आप इसके लिए अधिकृत कर दीजिए कि वो क्या किस तरह से करें, क्योंकि आज आप देखें गांव में भी तमाम पढ़े लिखे लोग हैं। आज वो स्थिति नहीं है, गांव में ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट्स, टेक्निकल सब की भरमार है, इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं और सब। तो ये जब गांव सरकार को आप फाइनेंशियली या इस तरह से अथराइज कर देंगे कि आप इनके अनुरूप आप देखें कि इनके अनुरूप कौन सा काम है और उनकी आय कैसे बढ़ सकती है, तो आप बेरोजगारी जो है ये अपने आप कम होने लगेगी और विकास की गति अपने आप तीव्र होती जाएगी। आखिरी सवाल मैं आपसे कहूँगा कि देखिए, आपके जानने वाले बहुत सारे मैं जानता हूँ, न्याय सचिव रहे, बड़े लोकप्रिय न्यायाधीश रहे, हाई कोर्ट के जज के रूप में भी आप बहुत लोकप्रिय रहे, तमाम वकील आपके बहुत प्रशंसक हैं, तमाम जज प्रशंसक हैं। तो मैं इनसे आपको अपील करिए कि कम से कम ये लोग गांव में न्याय व्यवस्था के लिए ही कुछ कहें कि गांव में भी गांव का अपना न्याय व्यवस्था होना चाहिए। उसके लिए कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, कुछ उसमें सहयोग कर रहे हैं, कुछ वही जन आंदोलन टाइप का खड़ा कर रहे हैं, कब न्याय व्यवस्था के लिए। ऐसा आप अपील करिए लोगों से, मैं चाहता हूँ, मैं आपसे निवेदन करूँगा। मित्रों, मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, अपने वकीलों से, न्यायाधीशों से, जो भी हमारी व्यवस्था से, मतलब जिनकी व्यवस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जो भी अधिवक्ता बंधु हैं और जजेज हैं और न्यायिक संस्था से जुड़े तमाम आर्बिट्रेटर हैं, लॉ फर्म्स हैं, सबसे मैं निवेदन करता हूं कि गांव को
आप इस तरह से स्वतंत्र करने का प्रयास करें कि न्याय व्यवस्था किस तरह से वो खुद अपने स्तर से उसको निष्पादित करें। जैसे गांव में भी वकील साहबान हैं, उन वकील साहब को चाहिए कि जो भी अगर समस्याएं कुछ इस तरह से हो सकती हैं, अगर कोई लीगल हिंड्रेंस आ रही है तो उसको दूर करने का प्रयास करें, जिससे गांव मजबूत होगा। गांव मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, बहुत बहुत अच्छी बात कही है और सब आपने सुना है। देखिए कितना ये सुंदर और मैं कहता हूँ तार्किक और लाभदायक चर्चा रही। मैं माननीय न्यायमूर्ति रंगनाथ पांडे जी को मैं इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबके तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ कि देखिए उन्होंने न्याय हर व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हुए न्याय व्यवस्था के बारे में भी उन्होंने कितना एक तरह से सुसंगत बात आप सबके लिए बताई।